हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और आपको 100% क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, और कहीं भी आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जो हम ट्रिक बताएंगे अगर वो समझ गए तो आप ये कुछ पूरा क्वेश्चन को चाहे 6 पेज 7 पेज 10 पेज जितना मर्जी उतना में लिख लोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इस चार्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को समझ जाएंगे तो आप यूं ही आप पूरे का पूरा क्वेश्चन का आंसर अपना माइंड में सेट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझना कि एक पल्लव वंश है, इसमें एक वंश है। ठीक है, ये कोई राजा वगैरह का नाम नहीं है, एक वंश है। जैसे यादव वंश होता है, राजपूत वंश होता है, वैसे एक पल्लव वंश था। ठीक है, अब इस वंश में अलग अलग प्रकार के राजा आए हैं, जैसे सिंह विष्णु पहला राजा, दूसरा राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट जो राजा है वो नर सिंह वर्मन प्रथम, एंड उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसके बाद अपराजित वर्मन। इस प्रकार से सारे लोग यहाँ पे आए। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि जो पल्लवन वंश था, ठीक है, जो पल्लव वंश था इसका जो पहला राजा था वो कौन थे? सिंह विष्णु। और ये जो है वो इसका संस्थापक थे, यानी पहला राजा थे, संस्थापक थे किसका? तो पल्लव वंश के पहला संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु। उसके बाद देखिए जो महेंद्र वर्मन प्रथम थे ना, ये राजा, ये एक शैली लिखे हुए थे। ठीक है, एक शैली के बारे में बताए थे जिसका नाम है महेंद्र शैली, जिसका काल है 610 से लेकर के 640, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आए नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, और इन्होंने भी एक शैली दी है जिसका नाम है मामल्ल शैली। ठीक है, मामल्ल शैली, और ये 640 से 674 तक इसका शासन काल रहा। उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय आए हैं और ये राजसिंह शैली दिए। ठीक है, इसका शैली का नाम क्या था? राजसिंह शैली, और इसका काल था 674 से 800 तक चला। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा आए अपराजित वर्मन। ठीक है, अपराजित वर्मन, और इसका जो शैली था वो था अपराजित शैली, और ये 879 से लेकर के 897 तक चला। ठीक है, तो बस आपको ये फॉलो चार्ट को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, बाकी आप यूं ही क्वेश्चन को समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, ऐसे दे दे क्वेश्चन, या तो फिर पल्लवकालीन सांस्कृतिक विकास का वर्णन करें। ठीक है, किसी भी प्रकार से दे देता है पल्लवों से क्वेश्चन, आंसर आपको ये डालना है। सबसे पहले परिचय देखते हो, तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। अभी जो इसके पहले हम चार्ट आपको बताएं ट्रिक, वो आप कहीं कॉपी में लिख लीजिए और उसको देख देख करके वीडियो को सुनिए, बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु को माना गया। ठीक है, जिसका शासनकाल 575 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। इसकी राजधानी, किसकी राजधानी? तो पल्लव वंश की राजधानी था कहाँ? कांची था, याद रखिएगा। ठीक है, जो पल्लव वंश था ना, इसका राजधानी कहाँ था? कांची था। ठीक है, वह वैष्णव धर्म का अनुयायी भी था, यानी जो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे ना, ठीक है, ये किसको मानते थे? तो वैष्णव धर्म को मानते थे। अनुयायी मतलब उसको मानना। ठीक है, तो वैष्णव धर्म को मानते थे। अब आगे देखिए, इसी का पॉइंट है, पल्लवों ने दक्षिण भारतीय इतिहास में न सिर्फ राजनीतिक भूमिका ही निभाई बल्कि सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से भी उनका शासन महत्वपूर्ण रहा। मतलब क्या कि जो पल्लवों थे, पल्लव वंश के जितने सारे राजा थे, यहाँ पे किसी एक राजा का बात नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे राजाओं का बात चल रहा है। तो पल्लव वंश के जितने राजा थे वो राजनीतिक में ही सिर्फ भूमिका नहीं निभाए बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी अपना योगदान दिए। ठीक है, नेक्स्ट है पल्लव की स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान मानी जाती है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध रथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये आप अभी नीचे नाम देखे होंगे जब मैंने ट्रिक बता रहा था। ठीक है, तो पल्लव वंश के जो संस्थापक लोग थे ना, यानी कि पल्लव वंश के जितने सारे राजा आए थे ना, वो सभी ने मंदिर निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन और उस मंदिर में से एक था रथ मंदिर, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो चर्चा में चल रहा था वो रथ मंदिर था। ठीक है, और इस मंदिर के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा योगदान दिए ना, वैसे तो दिए सारे राजा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा योगदान दिए हैं वो कौन दिए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ये कौन राजा थे? तो ये भी एक हमारे ही जो पल्लव वंश है उसी के एक क्या थे? राजा थे, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, ये वो राजा थे जो 3rd नंबर पर आए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, राज्य स्थापना के अतिरिक्त पल्लवों ने प्रशासनिक संगठन के साथ ही साहित्यिक एवं कलात्मक प्रगति को भी प्रोत्साहित दिया। मतलब देखिए, जो पल्लव वंश के राजा थे उसने क्या किया?
राज स्थापना, राज्य की तो स्थापना किया ही किया, राज का देखभाल भी किया, राज्य इतना जगह को कि ये क्या है हमारा जगह पल्लवन का वंश है, ठीक है। मतलब उन लोगों ने एक जगह को घेरा और बताया कि ये जो जगह है वो पल्लव वंश का जगह है। तो यहाँ पे उन्होंने राज तो स्थापना किया, ये एक राज्य बनाए, लेकिन इस राज्य को सिर्फ बना करके उन्होंने छोड़ नहीं दिए, बल्कि इसका सेवा भी किए, देखभाल भी किए। उसी को बोलते हैं प्रशासनिक संगठन के साथ साथ साहित्य और कलात्मक यानी साहित्य का भी विकास किए, जैसा कविता नाटक इत्यादि होता है ना, इसको साहित्य बोलते हैं। और कलात्मक मतलब कोई भी कला वगैरह का, ये सब प्रगति को भी इन्होंने प्रोत्साहित किया। जो अच्छे कलाकार थे उसको भी प्रोत्साहित किया, उसको प्राइज वगैरह देते थे। तो इस प्रकार से भी इन्होंने कार्य करने का प्रयास किया। अब देखते हैं पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो पल्लवों के सांस्कृतिक उपलब्धियां के अंतर्गत हम लोग देखेंगे उसका प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक मतलब देखभाल, साम्राज्य विभाजन यानी कि वहाँ का साम्राज्य कैसे, जैसे हम लोग एक पंचायत होता था, अलग अलग गांव में बांट देते हैं, फिर अलग अलग गांव में अलग अलग वार्ड होता है, वैसे ही वहाँ पे भी होता था। ग्राम प्रशासन यानी ग्राम प्रशासन मतलब ग्राम का देखभाल कैसे होता था। पल्लव कालीन साहित्य, साहित्य के बारे में देखेंगे, वहाँ पे कैसे नाटक होता था, कैसे साहित्य को बढ़ावा दिया गया, नाटक कविता ये सब चीज़ें, ठीक है। सामाजिक आर्थिक जीवन, वहाँ के लोग समाज के जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन यानी लोग कैसे खाते थे, क्या काम करते थे जीवन यापन करने के लिए। धार्मिक जीवन, धर्म से रिलेटेड, शिक्षा वहाँ का कैसा व्यवस्था था, एंड मंदिर निर्माण की कला, मंदिर वहाँ पे निर्माण किस प्रकार से होता था, ठीक है, और कैसे क्या किया गया था। तो एक करके आते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था है, ठीक है। क्या पहला, प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ का मतलब प्रशासन मतलब देखभाल कैसे हुआ करता था। अभी हम लोग यहाँ पे देखभाल कैसे होता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा होता है। इसके लिए सरकार पुलिस प्रशासन को रखी ताकि देखभाल करने का कार्य करे। तो पल्लव ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित किया, जो ये हो गया आपका पल्लव वंश, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पल्लव वंश ने राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की। राजतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब होता है जहाँ पे राजा का शासन हो, ठीक है। तो पल्लव वंश में भी राजाओं का ही तो शासन था ना, राजा सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजा पालन के सिद्धांत पर बल प्रदान किया, ठीक है। मतलब जो पल्लव राजा थे ना वो प्रजा पालन यानी प्रजा मतलब किसको बोला है, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो राज था, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रजा। तो प्रजा का पालन किया, ठीक है, और उसी के सिद्धांत पर उसने बल प्रदान किया और कार्य किया, ठीक है। मतलब जो पल्लव वंश के राजा थे ना वो वहाँ पे क्या किया, अपने जितने उसके अंडर में प्रजा लोग आते थे यानी जनता लोग आते थे, राज आता था, उसमें क्या किया, उसने बल प्रदान किया और अच्छे रूप से कार्य किए। वे सदैव प्रजा के हित की कामना करते थे। वो हमेशा से प्रजा के हित यानी कि वो हमेशा हमेशा चाहते थे कि मेरा प्रजा है जो अच्छा रहे। प्रजा मतलब हमारे जनता, हमारा राज हमेशा क्या रहे, अच्छा रहे, इसकी हमेशा वो कामना करते रहते थे। इसी का पॉइंट आगे देखते हैं। राज्य में शांति सुव्यवस्था बनाए रखना तथा बाह्य आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रधान उत्तरदायित्व था। मतलब राजा का वहाँ सबसे बड़ा कर्तव्य ये था कि वो शांति बनाए रखेंगे, और बाहर से अगर कोई आक्रमणकारी यानी कि बाहर से कोई आक्रमण करता है, हमारे ऊपर कोई हमला करता है, तो उससे सुरक्षा करना राजा का कर्तव्य होता था। वह न्याय को भी व्यवस्था करता था, राजा का पद वंशानुगत था, ठीक है। देखिए वह न्याय दिलाने का भी काम करता था, कौन, राजा, अगर किसी के बीच में लड़ाई हो जाता तो। और राजा का पद वंशानुगत था, मतलब राजा अगर मर गया तो उसका बेटा अगली बार फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इसी को बोलते हैं वंशानुगत। इसके अलावा और कोई वहाँ राजा नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है, इससे व्यापारिक एवं सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। इससे व्यापार में और सांस्कृतिक दोनों में बढ़ावा मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि राज्य कृषि तथा सिंचाई की तरफ पूरा ध्यान देता था। जो राजा था ना, राज्य बोलो या तो वहाँ का राजा बोलो, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। थोड़ा पॉलिटिकल सेंस में ऐसा कुछ वर्ड आते हैं। राज्य को कौन चलाता है, राजा चलाता है। तो राजा कृषि की और सिंचाई की और दोनों तरफ ध्यान दिए, ठीक है। राज्य की ओर से जमीन की माप करवाई जाती थी, और यानी राज्य की ओर से यानी राजा की ओर से जमीनों का क्या करवाया जाता था, माप करवाया जाता था कि किसका जमीन कहाँ तक क्या है। साम्राज्य का विभाजन, वहाँ पे कैसे विभाजन किया जाता था। देखो साम्राज्य का विभाजन 3 प्रकार से, केंद्र में, प्रांत में और मंडल के रूप में करता था। यानी कि मान लो कि ये एक जगह है, यहाँ पे 3 प्रकार से, एक केंद्र में और एक प्रांत में और एक मंडल में, ऐसे करके विभाजन किया जाता था, ठीक है। और वहाँ पे अलग अलग जगह में जो विभाजन किया गया है तो वहाँ अलग अलग अधिकारी लोगों को भी रखा गया होगा, तो उसको तो कुछ देना पड़ता होगा ना काम करने के लिए। तो वैसे अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाता था, भूमि ही दे दिया जाता था, जमीन दे दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद ग्राम प्रशासन, ग्राम में क्या व्यवस्था था वो देखिए। ग्राम का संगठन मूटक के नेतृत्व में किया गया था। मतलब ये देखिए ग्राम का जो संगठन है ना वो मूटक के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। यानी कि ग्राम प्रशासन पहले नहीं था, लेकिन ग्राम का संगठन तब हुआ किसके नेतृत्व में, यानी मूटक के नेतृत्व में। ये मूटक जब आए ना तभी ग्राम का क्या हुआ, संगठन हुआ। हालांकि इसका मैंने कहीं
नाम नहीं लिया था जब मैंने चार्ट बनाया था, तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ग्राम का संगठन मोटक के नेतृत्व में किया गया था। राजकीय आदेश उसी के नाम से भेजे जाते थे, यानी कि कोई अगर आदेश आता था ना, जैसे गांव में एक संगठन होता था, ठीक है, जो ग्रामीण एरिया रहता था ना, वहाँ पे एक मोटक का नेतृत्व में किया गया था, और बाहर से अगर कोई भी कुछ आदेश आता था तो ये मोटक के पास से आता था, ठीक है। और ग्राम सभा की बैठक एक विशाल वृक्ष के नीचे, यानी कि पेड़ के नीचे होता था, ठीक है। ये बात आप सभी को पता है कि ग्राम में कैसे बैठक होता है, कैसा संगठन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई बाहर से आदेश आता था तो आता था किसके पास, मोटक के नेतृत्व में किया गया था, तो मोटक के पास ही आता था, ठीक है। उस प्रकार से ग्राम जो बांटा गया था दो प्रकार से, एक बृहदेव और एक सामान्य। बृहदेव जो था ना, इसमें कर मुक्त, यहाँ के लोगों से कोई भी कर नहीं लिया जाता था, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। लेकिन जो सामान्य एरिया में बांटा गया था, दो प्रकार के एरिया में, एक इधर वाला हो गया बृहदेव और इधर वाला आपका हो गया सामान्य। तो इधर वाला एरिया कर मुक्त था, मतलब इधर वाले कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देते थे, लेकिन इधर वाले एरिया पर टैक्स लगाया गया था। कितना टैक्स, तो 1/6 से लेकर के 1/10 के बीच में लगाया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद पल्लव कालीन साहित्य, अब यहाँ का साहित्य देखते हैं, ठीक है, साहित्य के बारे में। तो पल्लव काल सांस्कृतिक तथा तमिल दोनों ही भाषाओं के साहित्य की उन्नति का काल रहा है। देखिए साहित्य मतलब होता है दोस्तों नाटक, ठीक है, नाटक हो गया, कोई लिखा हुआ श्रृंखला हो गया, नाटक, कविता, ये सब चीजें तो संस्कृत और तमिल दोनों भाषा में लिखा गया था, ठीक है। अधिकांश लेख संस्कृत में लिखे गए थे, ठीक है, जो अधिकांश लेख था वो किस में लिखा गया था, संस्कृत में लिखा गया था। पल्लवों की राजधानी कांची, देखिए पल्लव की राजधानी कहाँ था, ये मान लो कि पल्लव वंश है तो इसका राजधानी कहाँ था, कांची था, ये मैंने पहले बता रखा था। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ है, कांची। और उस कांची में विधा का प्रमुख केंद्र, विधा मतलब यानी कि शैक्षणिक केंद्र, शैक्षणिक मतलब शिक्षा जो सीखने का केंद्र है, कहाँ पे, तो पल्लव वंश की राजधानी कांची में विधा का प्रमुख केंद्र, यानी विद्या का सीखने का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ एक संस्कृत विद्यालय, जहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पे वो चीज़ों को सिखाया जाता है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक जीवन, सामाजिक आर्थिक जीवन, तो देखो पल्लवों के अधीन समाज वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर आधारित था। उस टाइम समाज जो था ना वो दो वर्गों में बटा हुआ था, एक वर्ण एंड एक जाति व्यवस्था में बटा हुआ था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की स्थापना राजा का प्रमुख कर्तव्य था, यानी कि राजा वर्ण व्यवस्था का क्या किए थे, स्थापना किए थे। कौन, राजा, उसका एक प्रमुख कर्तव्य था वर्ण व्यवस्था को उत्पन्न करना। ब्राह्मणों एवं विद्वानों को राज्य की ओर से विशेष सुविधाएं भी प्रदान की गई थी। उस टाइम जो ब्राह्मण लोग थे, विद्वान लोग थे, उसको राज्य की ओर से, यानी कि राजा की ओर से विशेष प्रकार का सुविधाएं दिया गया था, ठीक है। प्रत्येक वर्ण एवं जाति, और जो वहाँ के वर्ण भी लोग थे, जाति लोग जो थे, ठीक है, वर्ण एवं जाति के लिए अलग अलग नियम थे, यानी वर्ण वाले के लिए अलग और जाति वालों के लिए अलग नियम थे, ठीक है। अंतरजातीय विवाहों पर प्रतिबंध था। अंतरजातीय विवाह का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, अंतरजातीय विवाह का मतलब आपका ये हो गया, अलग अलग जाति में जो हम लोग विवाह करते हैं ना, इस पर वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कोई भी व्यक्ति अपने जाति का है तो अपने में भी विवाह करेगा, अगर दूसरे जाति में विवाह करेगा तो वो प्रतिबंध लगाया गया था। सामान्य संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी उस टाइम क्या थी, संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जहाँ पे परिवार मिल करके रहा जाता है, ठीक है। संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार था। अगर मान लो कि पिता का डेथ हो जाता है तो उस टाइम उसका जो सारा संपत्ति होगा वो फिर उसका बेटा का होगा, बेटी का नहीं होगा, मतलब संपत्ति पर पुरुषों का ही सिर्फ अधिकार था। विधवा को भी कुछ हिस्सा मिलता था, यानी कि जो विधवा औरत हो जाती थी उसको कुछ हिस्सा मिलता था। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, यानी कि अगर कोई विधवा हो गया तो उसको फिर से विवाह करने का प्रचलन नहीं था। आगे धार्मिक जीवन, अब धर्म से रिलेटेड कुछ जीवन को देखते हैं। तब पल्लव शासक धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते थे, ठीक है। यानी जो पल्लव शासक के जो जितने भी सारे वहाँ के राजा थे ना, वो सहिष्णुता के नीति को पालन करते थे, यानी कि कहीं भी किसी को डांट दबाव नहीं करते थे कि आप इसी धर्म को अपनाओ। सहिष्णुता का मतलब होता है जिस धर्म को आप अपना चाहते हो उस धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हैनसांग, जिसने 641 ईस्वी में कांची की यात्रा की थी। अब यहाँ पे एक और नाम आपको याद रखना दोस्तों, हैनसांग, ठीक है, जिसने 641 ईसा पूर्व में कांची की यात्रा की थी। कांची कहाँ पे, तो पल्लव वंश की राजधानी कांची, जहाँ पे शिक्षा के लिए केंद्र बनाया गया था, ठीक है। वहाँ की धार्मिक स्थिति का वर्णन करता है, वहाँ के धार्मिक स्थिति के बारे में वर्णन करता है कौन, हैनसांग। कब, 641 ईस्वी में। और वर्णन करके वो क्या करता है कि पल्लवों के राज्य में सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी उस टाइम के जितने भी सारे धर्म के लोग थे ना, वो सभी को क्या था, स्वतंत्रता प्राप्त था, कोई भी धर्म को अपना सकते थे। बौद्ध धर्म उन्नत अवस्था में था, लेकिन उस टाइम जो सबसे ज्यादा आगे था वो धर्म कौन था, वो बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा आगे चल रहा था। जैन धर्म भी उन्नत अवस्था में था,
ठीक है, यानी कि उसके पीछे जैन धर्म भी उन्नत अवस्था में था, लेकिन सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म। ठीक है, ब्राह्मण धर्म की भी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी, और उस टाइम ब्राह्मण धर्म की भी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी, मतलब सब ठीक ठाक चल रहे थे। ठीक है, ब्राह्मण धर्म के प्रभाव ने मूर्ति और मंदिर निर्माण कला का प्रोत्साहन दिया, यानी ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से हुआ क्या हुआ, मूर्ति मंदिर ये सब चीज़ों का निर्माण हुआ। इस समय शिव विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं को सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई, उनके लिए भव्य मंदिर भी बनाए गए। मूर्तियां तो बनाई गई, मूर्तियां के लिए एक अच्छे से मंदिर भी बनाए गए, जरा सोचिए। नेक्स्ट है शिक्षा एवं साहित्य। तो पल्लव शासकों ने शैक्षणिक एवं साहित्य की प्रगति में भी गहरी अभिरुचि ली, यानी जो पल्लव वंश के राजा लोग थे ना, उन्होंने शैक्षणिक और साहित्य प्रगति में भी गहरा रुचि लिया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। पल्लव राजा स्वयं साहित्य में रुचि रखते थे, यानी कि जो पल्लव के राजा थे ना, खुद से नाटक में, कविता में, ये सब चीज़ों में क्या रखते थे, रुचि रखते थे, तथा विद्वानों को सम्मान देते थे। जो अधिक विद्वान थे, जैसे कोई कविता लिखा, कोई अच्छे अच्छे विचार रखे, तो ऐसे को सम्मानित किया जाता था ताकि इसके हौसला और ना टूटे, है ना। उनके समय में कांची एक विख्यात शैक्षणिक केंद्र था। कांची कौन सा है, जहाँ पे पल्लव वंश का क्या था, राजधानी था कांची में, वहाँ पे एक शिक्षा शैक्षणिक से रिलेटेड एक बड़ा सा केंद्र बनाया गया था। ठीक है, जहाँ पे लोगों को सिखाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला। तो पल्लव की वास्तुकला में मंदिर निर्माण को प्रमुख स्थान दिया गया। ठीक है, यानी कि पल्लव वंश में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मंदिर निर्माण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, इस काल में चट्टानों को काटकर गुफा और मंदिरों का निर्माण किया गया था। रथ मंदिर का निर्माण किया गया था, जरा सोचिए, पल्लवों का ही महत्वपूर्ण देन है जो रथ मंदिर है। ठीक है, इसके अंतर्गत महाबलीपुरम में 5 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत एक जगह है महाबलीपुरम, इसमें 5 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह रथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित करता है। ठीक है, यानी मंदिर शिव भगवान के लिए बनाया गया था। पल्लव काल में मंदिर 4 शैलियों के आधार पर बनाया गया था, यानी जो पल्लव काल में, यानी पल्लव वंश के जो काल में मंदिर बनाया गया था ना, वो 4 शैलियों में बनाया गया था। वो शैली मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया था। ठीक है, 4 शैली में बताया गया था। ठीक है, वो 4 शैली कौन है दोस्तों, तो महेंद्र शैली, जिसका संस्थापक कौन थे, तो महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद मामल शैली, उसके बाद राजसी शैली, और उसके बाद अपराजित शैली। अब एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले महेंद्र शैली। तो महेंद्र शैली 610 से 640 के बीच मानी जाती है, और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय वास्तुकला में मंडप का निर्माण प्रारंभ हुआ। मतलब महेंद्र शैली 610 से 640 के बीच मानी जाती है, और इसका संस्थापक, इसको निर्माण करने वाले, इसको देने वाले कौन थे, तो पल्लव के राजा कौन, महेंद्र वर्मन, जैसे कि मैंने आपको बता रखा भी। ठीक है, और उसी समय वास्तुकला के माध्यम से, वास्तुकला मतलब क्या, भवन का निर्माण करना, किसी चीज़ों का निर्माण करना, और उस टाइम निर्माण किया जाता था, मंडप का निर्माण किया जाता था। ठीक है, और यह मंडप वास्तुकला को ठोस चट्टानों को काट कर, और ये जो वास्तुकला के रूप में जो मंडप बनाया जाता था ना, वो चट्टानों को काट करके बनाया जाता था। दूसरा है मामल शैली। मामल शैली 640 से 674 ईसा के बीच मानी जाती है, और इस समय के पल्लव राजा, यानी पल्लव वंश के राजा कौन, नरसिंह वर्मन थे, जिन्होंने मामलपुर नगर बसाया था। जिन्होंने कौन सा नगर बसाया था, मामलपुर नगर बसाया था। ठीक है, उसी नगर में रथ मंदिर का निर्माण कराया था, जो पल्लवों के एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है ना। इन्होंने रथ तथा मंडप दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण किया, रथ का भी और मंडप दोनों प्रकार के निर्माण करवाया। ठीक है, कौन, मामल शैली को कौन बनवाए थे, तो नरसिंह वर्मन। ठीक है, नेक्स्ट शैली आता है राजसी शैली। तो राजसी शैली 674 से 800 तक मानी जाती है, और पल्लव राजा कौन, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने राजसी शैली की आरंभ की थी, और इसके अंतर्गत ईंटों से मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है अपराजित शैली, जो लास्ट शैली है। अपराजित शैली 879 से 897 तक मानी जाती है। अपराजित वर्मन ने अपराजित शैली का आरंभ किया था। कौन राजा, तो अपराजित वर्मन ने अपराजित शैली का आरंभ किया था, और यह पल्लव काल के अंतिम चरण की शैली है। इस प्रकार से आपका ये खत्म हो गया दोस्तों, ये आपका ट्रिक था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।